नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में। इंग्लिश ग्रामर हिंदी में सीखे और टॉपर बने। लर्न इंग्लिश इजीली हेल्प यू टू स्कोर हाई मार्क्स इन यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, इंडियन रेलवेज एंड ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस चैनल में इंग्लिश ग्रामर को हिंदी में इसलिए सिखाया गया है ताकि जो हमारे दोस्त हैं जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है वो हिंदी में सीख सकें और एग्जाम की भली भांति तैयारी कर सकें। जैसा कि स्टूडेंट्स का समय बहुत ही कीमती होता है, उस समय को बर्बाद न करते हुए, नष्ट न करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक आपने लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में सेंटेंस, अल्फाबेट्स, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव सीख लिया होगा। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है द एडवर्ब्स। एडवर्ब्स में अगर आप लोग देखेंगे, इसको अगर डिफाइन करना होगा तो कैसे बोलते हैं? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब एंड अ प्रीपोजिशन। एडवर्ब्स का मतलब क्या होता है आपको भली भांति याद होगा। हिंदी में हम इसे क्रिया विशेषण बोलते थे। याद आया अभी आपको? क्रिया विशेषण, उसे ही इंग्लिश में एडवर्ब बोला जाता है। जब हम इसे हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ क्रिया की विशेषता बताता होगा, पर ऐसा नहीं है। इंग्लिश में एडवर्ब जब बोलते हैं तो वो क्वालिफाई करता है अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन। वर्ब हमने पढ़ा था, एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया, एडवर्ब हम पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन जिन्हें पता नहीं है प्लीज वेट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में सारा ही बता दूंगा। अब इस वर्ड क्वालिफाइज को आप समझ लीजिए क्या चीज होती है, इसका यहाँ क्या सेंस है। मैं आपको नीचे डेफिनेशन में और क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में इसमें मैं क्वालिफाइड या क्वालिफाइज वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप पे नोट पैड नहीं है तो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, नोट पैड ले लीजिए, डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और डिक्शनरी रख लीजिए। अब देखिए एडवर्ब की दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? अ वर्ड दैट एड्स more information about place, time, manner, cause or degree to a verb, an adjective, a phrase or another adverb। वो ये बोल रहा है कि जो एडवर्ब होता है, जो क्रिया विशेषण होता है, वो एक शब्द होता है जो कि एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना या उसके बारे में, उसके विषय में, उसकी विशेषता के विषय में, किसके, जैसे समय के, स्थान के, उसके प्रकार के, उसके कारण के, या एक वर्ब की डिग्री के बारे में, एक एडजेक्टिव के बारे में, एक फ्रेज के बारे में बताता है। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन्स फास्ट। इन दिस सेंटेंस द वर्ड फास्ट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द वर्ब रन्स। मैंने आपको बोला था, क्वालिफाई का मतलब आपको बता दिया ऊपर कि उसके विषय में विशेषता बताता है, उसे हम क्वालिफाई या क्वालिफाइड बोल रहे हैं। तो क्वालिफाई वर्ड बार बार आएगा, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कंफ्यूज मत होना। ऊपर के वाक्य में ही रन्स फास्ट में जो फास्ट वर्ड है वो एडवर्ब है, जिसे आप क्रिया विशेषण बोलते हैं। वो बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ऐसे ही एग्जाम्पल देखिए। शी इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट गर्ल। इन दिस सेंटेंस द वर्ड क्वाइट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द एडजेक्टिव इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या वर्ड है? एडजेक्टिव है। अब उसके विषय में बता रहा है, ठीक है। शी रैन वेरी फास्ट। रैन फिर आपका क्या हुआ? वर्ब हुआ, क्रिया हुआ, उसके बारे में बता रहा है कि वो बहुत तेज दौड़ती है। बट यहां पर आप एक चीज और नोट करिए। इन दिस सेंटेंस द वर्ड वेरी इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द एडवर्ब फास्ट। अब देखिए क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब
पहले जब रन्स बोला था तब फास्ट वर्ड किसके लिए कर रहा था? एडवर्ब का काम कर रहा था। किसके लिए? क्रिया के लिए। यहाँ पे क्वाइट वर्ड काम कर रहा था इंटेलिजेंट के लिए, जो कि एक एडजेक्टिव था। यहाँ पे जो रैन बोल रहा है उसको एडवर्ब क्या आ जाएगा? फास्ट। बट फास्ट एडवर्ब को भी वो और क्वालिफाई कर रहा है, तो वो एडवर्ब हुआ वेरी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन से कुछ नहीं होने वाला। कॉन्फिडेंस रखिए अपने पे। द शिप हैज सेल्ड राइट राउंड द वर्ल्ड। इन दिस सेंटेंस द वर्ड राइट इज एन एडवर्ब क्वालिफाइंग द प्रीपोजिशन राउंड। प्रीपोजिशन पार्ट पढ़ा था हमने, आपको याद होगा, उसमें हमने प्रीपोजिशन में राउंड वर्ड भी यूज किया है कि ये एक प्रीपोजिशन है। तो प्लीज जो पीछे वीडियो अपलोड हुए हैं उन्हें देखिए, उनका नोट्स भी बनाइए ताकि आपको आगे का समझ आता रहे। आइए अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं एडवर्ब के बारे में। एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई नॉट मेयरली इंडिविजुअल वर्ड्स बट एन एंटायर असर्टिव सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि एडवर्ब सिर्फ क्वालिफाई करे इंडिविजुअल वर्ड को, एक वर्ड को, वो पूरे एसेटिव सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है, यानी पूरे सेंटेंस की विशेषता बता सकता है। इन दिस केस इट मस्ट स्टैंड फर्स्ट इन द सेंटेंस। अब जब ऐसा होता है तो वाक्य में सबसे पहले आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली द थीफ वॉज नॉट कॉट। अनफॉर्चुनेटली, आप समझ रहे हैं, द थीफ वॉज नॉट कॉट। एविडेंटली यू वर मच डिस्ट्रेस्ड एट द न्यूज। यहां पे अनफॉर्चुनेटली और एविडेंटली एडवर्ब है जो पूरे वाक्य की विशेषता बता रहा है। वी कुड रीराइट दिस सेंटेंस इन द फॉलोइंग फॉर्म। ऐसे भी लिख सकते हो इस सेंटेंस को। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द थीफ वॉज नॉट कॉट। इट वॉज एविडेंट दैट यू वर मच डिस्ट्रेस्ड एट द न्यूज। अब यहां पे नोट करने लायक क्या पॉइंट है, देखिए। एज ए जनरल रूल एडवर्ब डू नॉट क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस, बट एन एडवर्ब क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन in such a sentence as। नॉर्मली नाउन और प्रोनाउन को एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता है, नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता है। नाउन और प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उस लिंक से आप उसको पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी जाके पढ़ सकते हैं उस वीडियो में। ठीक है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आज आप एडवर्ब पे फोकस करिए अगर आप एडवर्ब देख रहे हैं। इवन टॉर्चर कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट, क्वालिफाइंग नाउन है। ओनली यू कैन टेल अस द फैक्ट्स, अगेन क्वालिफाइंग प्रोनाउन। यू कैन टेल अस द फैक्ट, क्या लगा दिया? ओनली यू, बाकी कोई लोग नहीं, सिर्फ आप। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द एडवर्ब दैट प्रीसीड्स द नाउन डज नॉट क्वालिफाई द नाउन but some participle or adjective understood. The then king, the king then reigned means उस समय का जो राजा राज कर रहा था। The above account यानी the account given above। अब आइए सी पॉइंट पे। In the following example the adverb almost does not qualify the noun। ठीक है, drunkard, but the verb is he is almost drunk। To say he is an almost drunkard would be incorrect क्योंकि क्वालिफाइंग प्रोनाउन हो रहा है, तो हमने बोला कि वो प्रोनाउन और नाउन को क्वालिफाई नहीं करता नॉर्मली। अब एडवर्ब के टाइप देख लीजिए कितने होते हैं। एडवर्ब्स के 3 टाइप होते हैं, सिंपल, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स को लेंगे एक, फिर उसके बाद इसको आप समझिए आराम से। देखिए सिंपल एडवर्ब क्या होता है?
दिस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। सिंपल एडवर्ब को आप डिस्टिंग्विश करते हैं उसके मीनिंग अनुसार वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। पहला जैसे टाइम में, ही विल सून अराइव, ही वॉज टेकन इल yesterday, he has already come, he did this before and you have done it since, I met him some time ago। The main adverb of this class are, अब देखिए ऊपर सेंटेंस में कौन कौन सा एडवर्ब थे समझिए। नाउ, क्योंकि इस क्लास के अंदर ही आ रहा है जो हम बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे एडवर्ब था ही विल सून अराइव, सून एक एडवर्ब है। ही वॉज टेकन इल yesterday, yesterday को हमने एडवर्ब के रूप में यूज किया है। ही हैज ऑलरेडी कम, ऑलरेडी, ठीक है। ये देखिए इस क्लास के अंदर सिंपल एडवर्ब में, टाइम क्लास के अंदर ये नॉर्मली एडवर्ब यूज होते हैं। लिख लीजिएगा डायरी में, नाउ, देन, बिफोर, सिंस, एगो, already, soon, presently, immediately, instantly, early, late, afterwards, yesterday, today, tomorrow। अब आ जाइए कि सिंपल एडवर्ब प्लेस के रूप में, स्थान के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, he must rest here, he went there, the book is under the table, my house is near the market। इन सेंटेंस में एडवर्ब है। अब कौन सा एडवर्ब है ये आपको देखना है। ही मस्ट रेस्ट हियर, उसे यहाँ आराम करना चाहिए, ठीक है। जैसे हियर, ही वेंट देयर, देयर, द बुक इज अंडर द टेबल, कहाँ पर है टेबल में, टेबल के अंडर। माई हाउस इज नियर द मार्केट, नियर। तो जब समय के स्थान पे बात कर रहे होते हैं, समय पे बात कर रहे होते हैं तो कौन सा लगता है, स्थान के उसमें बात कर रहे होते हैं तो कौन सा लगता है, देख लीजिए। हियर, देयर, हैंस, थैंस, इधर, तिधर, इन, आउट, विद इन, विदाउट, अबव, बिलो, इनसाइड, अंडर, आउटसाइड, फार, नियर इत्यादि, ठीक है। अब नंबर के सेंस में जब आप बात कर रहे होते हैं तो देखिए, he always stood by his master, he did this once but he will not do it again, he often goes for a morning walk, she has tried twice already। आपको एडवर्ब अपने आप क्लियर होगा। महात्मा गांधी never told a lie। The main adverbs of this class are once, twice, थ्राइस, अगेन, ये सब हमने ऊपर यूज किया हुआ है, देख लीजिएगा। सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इत्यादि। और जब हमने बोला था एडवर्ब की डेफिनेशन तब हमने मैनर की बात की थी, क्वालिटी और स्टेट, ठीक है। शी स्पोक्स लाउडली, शी स्पोक लाउडली, ही बिहेव्ड फुलिशली, he did his work slowly but surely, I worked honestly। अब इस पर जो मेन एडवर्ब यूज होते हैं इस कैटेगरी के अंदर तो वो देख लीजिए, आपको स्वतः क्लियर हो जाएगा। thus, so, well, ill, amiss, badly, probably, certainly, conveniently, etc। हो सकता है कि इस वीडियो में आप थोड़े से पजल हो जाएं क्योंकि एडवर्ब सब्जेक्ट ही ऐसा है, पर मैंने इस वीडियो में कुछ डेली जो एरर कमिट करते हैं कैंडिडेट्स या एग्जाम में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है वो बना रखा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर आप एडवर्ब में कभी फंसेंगे नहीं। क्वालिटी, एक्सटेंट और डिग्री में भी यूज होता है, जैसा हमने एडवर्ब की डेफिनेशन में बोला था। She is quite an intelligent girl. He is clever enough for me. She is very beautiful girl। तो आप देखिए, she is very beautiful girl में क्या किया हमने,
ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव था उसको हमने क्वालिफाई किया वर्ड वेरी से। ही इज क्लेवर इनफ फॉर मी, हमने किससे क्लेवर को फिर क्वालिफाई किया, इनफ से। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। फिर आप आगे आ जाइए। शी इज क्वाइट एन इंटेलिजेंट गर्ल, हमने किससे किया, क्वाइट से। तो इस कैटेगरी में आता है वेरी, मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लिटिल, अ लिटिल, रादर, समवॉट, हाफ, पार्टली, होली, सो इत्यादि। अब सेंटेंस में अगर अफर्मिंग और डिनाइंग आता है, ठीक है, तो उस कैटेगरी में कौन कौन से एडवर्ब आते हैं समझिए बात को। ही डिड नॉट कम आफ्टर ऑल, एग्जाम्पल यस, नो, नॉट, ये, ने, नॉट एट ऑल, बाय ऑल मीन्स इत्यादि। देखिए यस और नो आर प्रो सेंटेंस और सब्स्टिट्यूट एडवर्ब्स भी बोला जाता है। डिड ही कम, यस, he did come. Did he come? No, he did not come. जब आप सीधा नो बोलते हैं तो आप कहना चाहते हैं नो ही डिड नॉट कम। इस वाक्य या शब्द की विशेषता आगे देखिए। यस इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन अफर्मेटिव सेंटेंस। आप बोल रहे थे ना यस ही डिड कम, तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस था, उसमें आप सिर्फ यस से काम चला रहे थे। एंड दूसरे सेंटेंस में नो इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नेगेटिव सेंटेंस। एज जैसा कि प्रोनाउन क्या था, याद है आपको कि वो रिपीटेशन ऑफ नाउन को बोर हो जाते हैं कि सेंटेंस में करके, तो प्रोनाउन का इजाद हुआ और लोगों ने प्रोनाउन इस्तेमाल किया, वो ग्रामर में इन्वॉल्व हुआ और वही हम आज पढ़ रहे हैं। सेम वे में रिपीटेशन ऑफ नाउन का जैसे हुआ था, एडवर्ब को या सेंटेंस का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कैटेगरी देखिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव वही क्वेश्चन पूछने वाला, अब तक तो याद हो गया होगा आपको। दिस इज द नेम गिवन टू दोज एडवर्ब दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। टाइम में कैसे क्या क्या आता है, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे हिम, हाउ लॉन्ग विल यू रिमेन हियर, प्लेस में विथ आर यू गोइंग, वेयर डिड यू स्टॉप। अब देखिए नंबर में इंटरोगेटिव कैसे आएगा, हाउ ऑफन डज ही विजिट यू, हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द मीटिंग। मैनर, क्वालिटी और स्टेट में इंटरोगेटिव के अंदर हाउ आर यू टुडे, इन व्हाट स्टेट ऑफ हेल्थ। समझ में आ रहा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है। हाउ आर यू टुडे का मतलब, हाउ आर यू टुडे मतलब तो शाब्दिक अर्थ में जाएंगे तो ये बोलेगा कि आप कैसे हैं आज, ठीक है ना, पर इसका मतलब ये है जो सेंस निकल के आता है, इन व्हाट स्टेट ऑफ हेल्थ। हाउ डिड यू सॉल्व द सम्स। क्वांटिटी और डिग्री में देखिए हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट, वॉज द स्टेटमेंट ट्रू। अब यहाँ पे दूरी की बात नहीं कर रहा है, इसके सेंस को समझिए। डिग्री की बात कर रहा है कि ये वाक्य या जो स्टेटमेंट दिया वो कितना सच है, हाउ फार, ठीक है। कॉज और रीजन में होता है वाई, मतलब फॉर व्हाट रीजन, डिड यू डू दिस, वाई डिड यू डू दिस, मतलब आपने किस कारण से ये किया। वेयर फॉर डिड शी वीप। इसमें देखिए एडवर्ब हाउ इज समटाइम यूज्ड इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंस ऑल्सो। एक्सक्लेमेटरी पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो बोल देता हूँ, हिंदी में आपने पढ़ा था, जहाँ पे आप आश्चर्य होकर कुछ पूछते हैं, याद आ रहा है कुछ कुछ, हाँ, विस्मय बोधक ही बोलते हैं उसको हिंदी में। अब देखिए हाउ नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी, हाउ को कैसे यूज किया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। सो आपको ये क्लियर हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंस, हाउ का इस्तेमाल कैसे होता है। आगे आइए, what in the sense of quantity or degree is similarly used in an exclamatory sense. What a beautiful flower it is. देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंस में हो रहा है, एक्सक्लेमेटरी का मतलब मैं आपको हिंदी में बता चुका हूं। अब देखिए रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं। तीसरा, रिलेटिव एडवर्ब्स आर द सेम इन फॉर्म
as interrogative adverb, but instead of asking questions, they join two sentences together. बोल रहा है relative adverbs होते तो वैसे ही है इंटेरोगेटिव एडवर्ब की तरह, बट क्वेश्चंस पूछने की बजाय वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं. क्लियर है यहां तक? दीज एडवर्ब्स आर कॉल्ड रिलेटिव फॉर टू रीजंस. इन्हें रिलेटिव क्यों बोला जाता है, उसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं. बिकॉज दे रिलेट टू सम एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड. बिकॉज सेकेंड रीजन, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउंस. रिलेटिव प्रोनाउंस कवर किया था, याद नहीं आ रहा है तो प्लीज अपना नोटपैड देख लीजिए जहां पे आपने लिखा होगा, या डायरी देख लीजिए, और वो भी नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो दोबारा देखिए. द एंटीसीडेंट अंडरस्टूड, दिस इज वेयर वी वर्क. एग्जाम्पल देखना. लेट अस नो व्हेन यू विल लीव. वेयर माने द प्लेस वेयर वी वर्क. एंटीसीडेंट यहां पे समझ लीजिए. वेयर माने कहाँ होता है शाब्दिक अर्थ, बट जब हम उसे रिलेटिव एडवर्ब में यूज कर रहे हैं तो वो उस स्थान की बात कर रहा है. इस वाक्य से क्लियर हो रहा है जहां पर हम कार्य कर रहे थे. द प्लेस वेयर वी वर्क. पूरा सेंटेंस. व्हेन कहाँ हो रहा है? द टाइम व्हेन यू विल लीव. द एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड. अब एक्सप्रेस्ड कैसे कर रहा है? दिस इज द प्लेस वेयर वी वर्क. लेट अस नो द टाइम व्हेन यू विल लीव. दोनों में डिफरेंस देख लीजिए. कुछ ना आए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा. अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब्स. हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था, यहां पे भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता है. सम एडवर्ब हैव डिग्री ऑफ कंपैरिजन लाइक एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां बताई थी, आपको अच्छे से याद होना चाहिए. नहीं याद है तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख के अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, या कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ लीजिएगा. मुझे खुशी होगी आपको बताने में. इफ द एडवर्ब इज अ वर्ड ऑफ वन syllable, द कंपैरेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग er एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग est. राइट? एग्जाम्पल देखिए. लेट, लेटर, लेटेस्ट और लास्ट. लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, loud, louder, loudest, near, nearer, nearest, soon, sooner, soonest. Some adverb from the degree of comparison in an irregular way. Some adverb form the degrees of comparison in an irregular way. शायद मैंने सेंटेंस गलत पढ़ा था पहले. अब देख लीजिए क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि some adverbs form the degrees of comparison in an irregular way. कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो इरेगुलर वे में ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन बना देते हैं. फार, फार्दर, फारदेस्ट. फोर्थ, फर्दर, फर्देस्ट. इल और बैड जब बोलते हैं तो उसका आ जाता है दूसरा वर्स, वर्स्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. मच, मोर, मोस्ट. वेल और गुड उसका होता है बेटर, बेस्ट. गुड, गुडर, गुडेस्ट मत बोलिएगा जी. गुड, बेटर, बेस्ट. एडवर्ब एंडिंग इन ly, मतलब जिनका शब्द ly से फिनिश हो रहा हो. फ्रॉम द कंपैरेटिव बाय एडिंग मोर एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट. तो उसका कंपैरेटिव कैसे बन जाता है? मोर लगा के. और सुपरलेटिव कैसे बनता है? मोस्ट लगा के. एग्जाम्पल देखिए. ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली. वाइजली, ly से एंड हो रहा है ना. More wisely, most wisely. Note, the adverb early, however, has a earlier for its comparative and earliest for its superlative degree. इसमें हमने आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया था. वहां पे एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, जैसे early है. इसका ऊपर वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है. इसका जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है वो देख लीजिए. early का earlier और अर्लीस्ट बन जाता है. द फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स. अब देखिए एडवर्ब्स के फॉर्म देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. एडवर्ब चैप्टर, ठीक है. बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा. यहाँ पे ये मैं आपको ले गया हूं. यहां तक अभी हमने कर लिया.
एडवर्ब कैन ऑल्सो बी फॉर्म फ्रॉम किससे, पार्टिसिपल्स एज डिवोटेड, नोइंगली, सरप्राइजिंगली एक्सेट्रा। एंडिंग, एडवर्ब एंडिंग इन एलवाई समझ में आ गया था आपको ऊपर वाला? अगर नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए। यहां तक हमने किया था एलवाई लगा के अर्ली का एग्जाम्पल समझा दिया था। अब आगे आ जाइए, द फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स। सम एडवर्ब्स हैव द सेम फॉर्म एज द कॉरस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव जो है उसका एडवर्ब का भी सेम फॉर्म होता है। देखिए कैसे होता है। अगर आप एडवर्ब लगा के सेंटेंस बना रहे हैं, ही वॉज मच अनॉयड, ही स्टेड लॉन्ग, शी रैन फास्ट, he left early, come near, he was little tired, he came only once, he has travelled enough। अब adjective में देखिए, there is much sickness here, he went on a long journey, he had a very fast car, I wake up at an early hour, he is my near relation, there is a little hope, now this is my only son, I have taken enough bread। अब मैं आपको इसकी ब्यूटी दिखाता हूं कि एल लगा के कैसे एडजेक्टिव से आप एडवर्ब बनाते हैं। एडवर्ब एंडिंग इन एल का अनदर रूल पढ़िए, मेनी एडवर्ब्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव बाय एडिंग एल। ठीक है, एडजेक्टिव है हाई, एडवर्ब बन गया हाईली। पुअर, पुअरली, एडजेक्टिव से एडवर्ब। शॉर्ट, शॉर्टली। Wise, wisely। Adverb can also be formed from participle as devotedly, knowingly, surprisingly इत्यादि। Adverbs formed from the, he, who। अब ये देखिए कैसे वर्क करता है। इस पर आपको इस टेबुलर फॉर्मेट से ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। आप मान लीजिए कि सिंपल फॉर्म है, रिलेटिव फॉर्म है और इंटेरोगेटिव फॉर्म। ठीक है, द, ही, हु, इसका हम बात करें। देयर, देटर, थेंस, थेंस, थस। हियर, हितर, हेंस। वेयर, वितर, वेंस, वेन, हाउ। वेयर, वितर, वेंस, वेन, हाउ। ये थोड़ा सा टेबल लिख के याद कर लीजिएगा। जिन शब्दों का मतलब नहीं आ रहा है प्लीज कंसल्ट योर डिक्शनरी, क्योंकि अभी मैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं करा रहा हूं, वो जब करवाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। मेनी ऑफ द अबव एडवर्ब कैन बी कंपाउंडेड विद अ प्रीपोजिशन और अदर एडवर्ब। फ्रॉम देयर वी गेट देयर इन, देयर टू, देयर एट, देयर फोर, देयर फ्रॉम, देयर विद, देयर ऑन, देयर अपॉन, देयर ऑफ, देयर बाय। कंपाउंडेड मतलब आपको पता है ना, जब जोड़ करते हैं, संग्रह करके बनाते हैं। फ्रॉम हियर वी गेट हियर इन। देखिए देयर से इतने वर्ड बन जाते हैं, हियर से इतने बनते हैं। हियर टू, हियर फोर, हियर विद, हियर ऑफ, हियर बाय, हियर आफ्टर। फ्रॉम वेयर, वेयर से देखिए क्या क्या बनता है। ठीक है, वी गेट वेयर इन, वेयर टू, वेयर, वेयर ऑन, राइट। वैसे ही आप देख लीजिए प्लीज, फ्रॉम हितर, थेंस एंड हेंस से। यहां तक क्लियर है। अब आ जाइए एडवर्ब फ्रेजेस में। There are a large number of phrases in English which do the work of adverbs। phrases भी adverb का काम करते हैं and are therefore called adverb phrases। A preposition followed by a noun जैसे कि at random यानी aimlessly, of course यानी necessarily, at length माने finally, in fact माने एक्चुअली, ऑफ अ ट्रुथ माने ट्रूली। इन शब्दों का मतलब पता ही होगा आपको। नहीं पता तो क्या करना है, डिक्शनरी लेकर बैठना है। अ प्रपोजिशन फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव
some noun is understood after adjective, right? In general, in particular. उसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ. In short, at large, in when, on high, of old, after all, at first, at last, at least, at all, at most, at best, in future, at present. अब आगे हम प्रैक्टिस करते हैं मिसलिनियस फ्रेजेस की. लिख लीजिएगा, बहुत काम की चीज है ये. बाय ऑल मीन्स, बाय नो मीन्स, बाय द वे, समथिंग सेड इन पासिंग. बाय द वे, द सेम मीनिंग एज बाय द वे. द सेम मीनिंग एज बाय द वे. वंस अपॉन अ टाइम, इनसाइड आउट, upside down, to be sure, certainly, head foremost, with the head in front, head downwards, topsy, turvy, head over heels, right? Adverbs sometimes go together in a pairs. इतना तो समझ में आ रहा होगा, पेयर में जाते जोड़े में. The one being connected with the other by the conjunction, and कंजंक्शन वो होता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है. उसके बारे में एक मस्त वीडियो बनेगा और उस पर भी आपको सारे रूल लिखा दूंगा जो एग्जाम में आएंगे. अभी फिलहाल एडवर्ब पे फोकस करते हैं. ही इज वॉकिंग अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो. समझ रहे हैं? ही इज वॉकिंग हियर एंड देयर. द माइस रन इन एंड आउट, बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. ही कम हियर now and then, यानी now and then का मतलब occasionally. He work off and on irregularly. You will see him by and by in a short time. मैंने कई वर्ड के मीनिंग ब्रैकेट में करके लिखे हैं ताकि फ्रेजेस के मतलब आपको क्लियर होता रहे. फ्रेजेस के प्रपोजिशंस का, कंजंक्शन का जो लगाया हुआ है. तो वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा. The two uses of adverbs. अब adverb और कहाँ पे यूज होता है और कैसे होता है देखिए. There are two different ways in which adverbs can be used. The attributive and the predicative. Attributive हमने पढ़ा था, predicative पढ़ा था. किसमें पढ़ा था? वर्ब में. याद है आपको? पक्का? अगर नहीं याद है तो अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर डायरी में लिखा है तो उसे देख लीजिए, या नहीं लिखा है तो वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट पे जाइए और दोबारा वीडियो देखिए. एट्रीब्यूटिव यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये समझ लीजिए. एन एडवर्ब इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली व्हेन इट क्वालिफाइज. क्वालिफाइज का मतलब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया आपको. इट्स वर्ड इन द ऑर्डिनरी वे, दैट इज व्हेन इट इज प्लेस्ड as close as possible before it or after it, right? सेंटेंस का मतलब क्लियर है. दोबारा रिपीट कर रहा हूं. एन एडवर्ब इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. एडवर्ब कब एट्रीब्यूटली यूज हो रहा है देखिए. व्हेन इट क्वालिफाइज इट्स वर्ड, जब ये वर्ड की विशेषता बता रहा है. क्वालिफाइज का मतलब इन द ऑर्डिनरी वे, साधारण तौर पर. दैट इज when it is placed as close as possible before it, या तो उस शब्द से पहले, उसके बराबर में और उस शब्द के बाद. You are entirely wrong. He shouted loudly. He did his examination very badly. I dislike him only because he is greedy. Right? अब प्रेडिकेटिव यूज देख लीजिए. एडवर्ब का प्रेडिकेटिव यूज में होता है. एन एडवर्ब इज यूज प्रेडिकेटिवली व्हेन इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस. कैसे? इट इज हियर, इट इज देयर, इट इज एवरीवेयर. नाउ कम टू द पॉइंट, द प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब्स. If the word or the group of words to be qualified is an adjective, अगर कोई adverb जो है वो adjective को qualify कर रहा है या adverb को qualify कर रहा है या phrase को qualify कर रहा है या clause को qualify कर रहा है, the qualifying adverb
is placed immediately before it, उससे पहले लगाया जाता है, right? The mango you brought was quite ripe, adjective है, उससे पहले लगा. We are half pleased and half sorry. This box is too heavy for me to lift, adjective है, उससे पहले लगा रहे हैं. He spoke very loudly, adverb है, very लगा दिया आपने, adverb को क्वालिफाई कर रहा है ना. I stood far apart from him, apart adverb है, उससे पहले लगा दिया, adverb को क्वालिफाई करा. He seized my hand rather roughly, राइट? क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे आ जाइए. लर्न इंग्लिश इजीली, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा ये चीज़, ये कंसेप्ट. वी रीच लॉन्ग बिफोर द टाइम, फ्रेज है ये. ही सेट ऑलमोस्ट इन द शेड, फ्रेज है, ऑलमोस्ट यूज हो रहा है, एडवर्ब. आई स्टूड जस्ट बिहाइंड हिम, अगेन एडवर्ब. I like an apple only when it is ripe. Clause है, only. Tell him precisely how it happened. How? I did merely because I was ordered to. तो देखिए एडवर्ब कैसे यूज हो रहा है क्लॉज के साथ, फ्रेजेस के साथ कैसे यूज हुआ था. अब इस पे नोट करिए. There is one exception to the above rule. The word enough when it is an adverb and not an adjective is placed after the word it qualifies. इसी एक्सेप्शन पे ग्रामर मिस्टेक फाइंड आउट करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तब हमें ये चीज़ें माइंड में याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से. योर पे इज गुड इनफ फॉर योर वर्क. ही स्पोक हाईली इनफ ऑफ वॉट यू हैड डन. ठीक है, आगे आ जाइए. इफ द वर्ब टू बी क्वालिफाइड इज इंट्रांजिटिव, मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, प्लीज उसमें जाइए. द क्वालिफाइंग एडवर्ब इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट, उसके बाद लगता है. किसके? ट्रांजिटिव में क्वालिफाइंग एडवर्ब जो होता है प्लेस्ड आफ्टर इट. दोबारा देखिए. If the verb to be qualified is intransitive, the qualifying adverb is placed immediately after it. मतलब जो intransitive verb होगा उसके बाद लगेगा qualifying adverb. Clear है? I laughed heartily at the joke. I spoke foolishly about his own merit. Adverb denoting time are an exception to this rule. इस नियम का एक अपवाद है कि अगर कोई एडवर्ब समय को दर्शाता है उस केस में सच एडवर्ब आर प्लेस्ड बिफोर, बाद में न लग के पहले लगता है, एंड नॉट आफ्टर द वर्ब दे क्वालिफाई. क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए. आई सेल्डम स्टेड विथ माई पेरेंट्स. टाइम दर्शा रहा है तो उससे पहले लग रहा है. She sometimes slept in my house. टाइम दर्शा रहा है, उससे पहले लग रहा है sometime. He often came here to see me. Right? टाइम दर्शा रहा है, उससे पहले लग रहा है. If the verb to be qualified is transitive, the qualifying adverb must be placed either before the verb or after the object. अब यहीं पे अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगा, आपको याद है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, अगर नहीं है तो प्लीज वर्ब वाला वीडियो देखिए, क्लैरिटी के साथ बताया गया है उसमें. तो क्या होता है, जो क्वालिफाइंग एडवर्ब होता है ट्रांजिटिव वर्ब के केस में या तो उससे पहले लगेगा या ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर किया था आपको. ठीक है, ये चीजें रिपीट होती है इसलिए बोलता हूं, याद करिएगा. ही फिनिश्ड हिज वर्क पेशेंटली. आई बोर माई ट्रबल्स चीयरफुली, बाद में लग रहा है एडवर्ब.
If the tense of a verb is formed by an auxiliary verb, helping verb, सारा डिस्कस हुआ है प्रीवियस वीडियो में, कंफ्यूज मत होना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे. द एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द प्रिंसिपल वर्ब, यानी सहायक क्रिया और क्रिया के बीच में लगता है. You will soon return. He has a quite forgotten me. Example देखिए. Similarly, the negative adverb not, जो negative adverb है not, is always placed between the auxiliary verb and the principal verb. Clear है? I do not know what to do. He will not come soon. राइट, आगे आ जाइए. अब इसमें खुद छाटिएगा प्रिंसिपल वर्ब कौन सा है और ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है. मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि जब आप वर्ब का वीडियो देखेंगे उसमें ढूंढेंगे, आपको समझ आएगा तो आपको और क्लैरिटी आएगा. अगर क्लैरिटी नहीं आई प्लीज पॉइंट उठा के आप कमेंट में लिखिए. आई विल बी हैप्पी इनफ टू आंसर योर क्यूरी. अब देखिए ओनली कैसे लगता है. द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड अपॉन द पोजिशन ऑफ दिस एडवर्ब. राइट, कैसे? ओनली ही प्रॉमिस टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक. हियर ओनली क्वालिफाइज द प्रोनाउन ही. ओनली ही मतलब सिर्फ उसने, एंड नो वन एल्स, सिर्फ उसने प्रॉमिस किया था और उन्होंने नहीं किया था. तो यहाँ पे प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है. प्रॉमिस टू रीड द फर्स्ट चैप्टर. ही ओनली प्रॉमिस टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक. हियर ओनली इज एन एडवर्ब क्वालिफाइंग द वर्ब. किसको? प्रॉमिस किया था. अभी प्रोनाउन को नहीं बता रहा. एंड द मीनिंग इज दैट he only promised but did not perform the promise. ये कहना चाह रहा है कि उसने वादा तो किया था पर वादा पूरा नहीं किया. देखिए ओनली को अगर आप फर्स्ट पोजीशन में लगाएं उसका मीनिंग अलग आ जाता है. क्वालिफाई प्रोनाउन को करके फिर उसके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और उसका मीनिंग बदल रहा है. ही प्रोमिस्ड ओनली टू रीड द फर्स्ट चैप्टर. अब इसमें देखिए अब प्रोनाउन को भी नहीं कर रहा है, उसके वर्ब को भी नहीं कर रहा है. ठीक है, अब इस सेंटेंस का भी मतलब बदल रहा है. देखिए ही प्रोमिस्ड ओनली टू रीड द फर्स्ट चैप्टर, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए प्रॉमिस किया था ऑफ दैट बुक, उस किताब का. दैट इज ही डिड नॉट प्रॉमिस टू स्टडी. अब इसे एनालाइज करिए और देखिए. रिमेंबर बट ओनली टू रीड. Here only is an adverb qualifying the verb read. मतलब ये हो गया कि उसने सिर्फ पढ़ने के लिए ही कहा था फर्स्ट चैप्टर, उसे याद करने के लिए, एनालिसिस के लिए, एनालाइज करने के लिए नहीं कहा था. He promised to read only the first chapter of that book. अब देखिए अब इसमें किसको क्वालिफाई करेगा? चैप्टर को. That is he promised to read nothing more than the first chapter. Here only is an adverb qualifying the adjective the first chapter. Adjective पढ़ाया था ना, अब the first हो गया तो वो adjective है और उस adjective को उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि उसने पहला चैप्टर पढ़ने का प्रॉमिस किया था. एक ही चीज में ओनली देखिए 1 2 3 4 जगह हमने यूज किया है, चारों में सेंटेंस अलग अलग होता है. तो ये बड़ा डेंजर वर्ड है तो 4 लेटर का ओनली. आगे देखिए 5वां, ही प्रॉमिस टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक ओनली. अगेन डिफरेंस देखिएगा. दैट इज इसका मतलब ये है कि ही प्रॉमिस टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ नो अदर बुक बट दैट बुक ओनली. मतलब वो ये बोल रहा है कि वो किसी और पुस्तक का पहला चैप्टर नहीं पढ़ेगा, सिर्फ उसी पुस्तक का पहला चैप्टर पढ़ेगा. हियर
only is an adverb qualifying the phrase of that book. Phrase यानी of that book. अब डबल नेगेटिव में देखिए, a sentence that is intended not to affirm but to deny. Right? Something must contain only one word or phrase to express the denial, as I forbade you not to enter the room. जब आप forbid कर रहे हैं, मनाही कर रहे हैं कि रूम में मत आइए, तो वहाँ पे not का इस्तेमाल नहीं होगा. अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है सेंटेंस, फाइंडिंग द एरर, आई फोरबेड. ऑलरेडी यहाँ पे आप डबल नेगेटिव लगा रहे हैं ना. फोरबेड का मतलब भी मना करना होता है, नॉट टू एंटर. मैं मना कर रहा हूँ कि तुम रूम के अंदर नहीं आओगे, ऐसा नहीं होता. मैं मना कर रहा हूँ तुम रूम के अंदर नहीं आओगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा. आई फोरबेड यू नॉट टू एंटर द रूम, तो आई फोरबेड यू टू एंटर द रूम, मैंने आपको कमरे में आने से मना किया था. ये नोट हट जाएगा. स्पेशल यूज ऑफ सिंपल एडवर्ब. देखिए, अब आपने ये पढ़ा था एडजेक्टिव में भी, राइट? अब आप पढ़ेंगे एडवर्ब में. मैं बोलता जाऊंगा, आप समझते जाइए. मच, वेरी. अगेन हमने ग्रुप में लेके समझाने की कोशिश की है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. मच क्वालिफाइज एडजेक्टिव और एडवर्ब in the comparative degree, very in the positive degree. The air is much hotter today than yesterday. He spoke very loudly. Right? यहाँ पे comparison हो रहा है, यहाँ positive है. Much qualifies past participle, very present ones. Much किसको qualify कर रहा है? Past participle को, और very present को कर रहा है. He was much annoyed at your behavior. Past tense का आ रहा है ना, past participle. अब आपने पढ़ा होगा, 3 फॉर्म पढ़ाए थे. This news is very interesting. Present tense. 2. The adverb to denotes some kind of excess. अब to और enough के बीच में देखना, डिफरेंस आपको समझ में आएगा और कहाँ यूज होता है. It means more than enough. To का मतलब होता है more than enough. Something that goes beyond the contemplated limit of purpose. In the following sentences, to has been wrongly written for very. Sugar is too sweet. ये नहीं होता है, यहाँ पे होगा sugar is very sweet. Too sweet. Enough से भी ऊपर, more than enough. चीनी का जितना स्वाद होता है उतना ही होगा, उससे ऊंचा कितना हो सकता है, उससे अत्यधिक कितना हो सकता है, सोच के देखिए. इसलिए टू का यूज गलत है. यहाँ पे टू का यूज क्या बताता है? देखिए, डिनोट सम काइंड ऑफ एक्सेस. इट मीन्स मोर देन इनफ. दिस वॉल इज टू स्ट्रॉन्ग. फिर गलत है. आया समझ में आपको? एक दीवार की एक क्षमता होती है कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है. टू इज करेक्टली इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब यहाँ पे द न्यूज वॉज टू गुड टू बी ट्रू. टू गुड टू बी ट्रू. समझ रहे हैं? समाचार तो बहुत, अगर आप देखेंगे, खुशी देने वाला भी हो सकता है. द न्यूज वॉज टू गुड. बहुत अच्छी खबर है. अब कितनी अच्छी, ये डिपेंड करता है किसके लिए न्यूज है, किस संदर्भ में न्यूज है. मान लीजिए आज मैं बोलता हूँ कोरोना का वैक्सीन डेवलप हो गया, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. क्यों? क्योंकि आज कोरोना ऐसे फैला हुआ है कि सब परेशान है. अब ऐसे संकट की घड़ी में अगर कोई वैक्सीन डेवलप होता है, तो वो जो समाचार होगा वो अत्यधिक, मोर देन इनफ होगा. ठीक है? माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स. ऐसे इनफ का मतलब देखिए, द मीनिंग ऑफ इनफ इज अपोजिट टू दैट ऑफ टू. इनफ का मतलब टू का उल्टा है एक हिसाब से. इनफ सिग्निफाइज दैट द प्रॉपर लिमिट और अमाउंट हैज बीन रीच्ड. मतलब उसने एक लिमिट जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी पहुंच चुका है.
बट टू मीन्स मोर देन इनफ। आगे समझ में, दैट इज द प्रॉपर लिमिट हैज बीन एक्सीडेड। टू का मतलब है कि प्रॉपर लिमिट भी एक्सीड हो गया है, और इनफ मतलब प्रॉपर लिमिट पहुंच गया। द एयर टुडे इज कोल्ड इनफ फॉर मी। लिमिट पहुंच गया, ठंडी हवा या ठंडा मौसम का। अब आ जाइए, लिटिल अ लिटिल, देयर इज द सेम डिफरेंस बिटवीन दिस टू एडवर्ब एज बिटवीन द करॉस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में पढ़ा था, आप देखिए। लिटिल इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस एंड मीन्स not much. In fact, it is a weak form of not and is almost purely negative. I little expected that he would fail. I did not expect that he would fail. आया समझ में इसका मतलब? I little expected मतलब I did not expect, नेगेटिव में है ये। A little is always used in an affirmative sense and means to some extent at least, कुछ तो है, समझाया था। वैसे slightly, a little का मतलब she was a little, slightly, somewhat, मतलब little का मतलब यहाँ क्या आ रहा है? slightly, somewhat, थोड़ा, कुछ, tired, थकी हुई है, चाहे थोड़ी सी थकी है। अब देखिए, सिंस को देखिए आप, ये भी आपने पढ़ा है। सिंस दिस वर्ड इज यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम या अ कंजंक्शन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इन 3 संदर्भ में आप सिंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, एग्जाम्पल देके आपको आगे समझाता हूँ। एज एन एडवर्ब इट हैज 2 मीनिंग। जब आप इस सिंस को एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसके 2 मतलब होते हैं। फ्रॉम देन, फ्रॉम सम टाइम इन द पास्ट अप टू नाउ, बोल रहे हैं उस समय से अभी तक, जब आप उसे एडवर्ब के रूप में यूज करें। आई फर्स्ट रेड इट 10 ईयर एगो, बता रहा ना उस समय से, 10 ईयर एगो, 10 साल पहले से, एंड हैव रिमेम्बर्ड इट एवर सिंस, तब से अभी तक याद रहता है या याद है। ठीक है। एट का मतलब कैसे यूज होगा, और ड्यूरिंग सम टाइम बिटवीन देन एंड नाउ, मतलब उस समय से अभी तक के बीच में। ही टोल्ड मी लास्ट वीक एंड हैज स्पोकन ऑफ इट सेवरल टाइम्स सिंस। क्लियर। एज अ कंजंक्शन इट सिग्निफाइज फ्रॉम विच टाइम, जब कंजंक्शन में यूज करता है तो किस समय से। दोबारा रिपीट करूंगा, आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सिंस को आप एडवर्ब के रूप में, आप कंजंक्शन के रूप में या प्रीपोजिशन के रूप में यूज कर सकते हैं। जब एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। फ्रॉम देन, उस टाइम से, इस टाइम तक, यानी पास्ट से अभी तक। आई फर्स्ट रेड इट 10 years ago, पास्ट की बात कर रहा है, एंड हैव रिमेम्बर्ड इट एवर सिंस। और दूसरा मीनिंग निकलता है एट का। एट माने आपने पढ़ा होगा, देखिए, और ड्यूरिंग सम टाइम, बिटवीन देन एंड नाउ, तब और अब के बीच का। ही टोल्ड मी लास्ट वीक, लास्ट हफ्ते बताया था, एंड हैज स्पोकन ऑफ इट सेवरल टाइम सिंस, और इस बीच में वो कई बार बात कर चुका है। सिंस का मतलब लास्ट वीक से लेके अभी तक का। एज अ कंजंक्शन इट सिग्निफाइज फ्रॉम विच टाइम, जब आप उसे कंजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सिंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किस टाइम से वो दर्शाता है। अगो इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव ऑलवेज फॉलोइंग इट्स नाउन। दिस हैपेंड अ मंथ अगो। द लैम्प सेड अ ईयर अगो आई वॉज नॉट बोर्न। अब इसे जब आप एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, अगो इन द एक्सप्रेशन
long ago. क्लियर है? जब आप ago को एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं, ये एक एक्सप्रेशन है long ago का. ताजमहल was built long ago. अब देखिए बिफोर पे आ जाइए. दिस वर्ड इज यूज समटाइम एज एन एडवर्ब ऑफ टाइम. बिफोर कभी कभार हम समय की विशेषता को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड समटाइम एज अ कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑल्सो एज अ प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं. अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो आगे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा. बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए. जब आगे प्रैक्टिस पेपर आएगा, इस वीडियो में भी कुछ है जो आपको और क्लियरिटी देगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा. एज एन एडवर्ब ऑफ अ टाइम इट सिग्निफाइज फॉर्मरली और ऑन अ फॉर्मर ओकेजन. ही डिड दिस वंस बिफोर एंड ही विल डू इट अगेन. उसने पहले भी किया था और ये बाद में भी करेगा. यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है. एज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम इट इज फॉलोड बाय अ वर्ब. इसके बाद क्या आता है? बिफोर के बाद वर्ब आता है. जब कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करता है, तो जब आपको दिखा कि क्रिया आ रहा है तो वो कंजंक्शन का रूप है बिफोर का. सम प्रेजेंट टेंस इफ द वर्ब इन द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द फ्यूचर टेंस. ठीक है? द क्रॉप विल डाई बिफोर द रेन्स फॉल. As a preposition, it signifies earlier than or in front of. I reached home before 8 o'clock. The accused stood before the judge. I hope this is very clear to all of you, and no doubt. अब already का इस्तेमाल कैसे होता है देखिए. Already this adverb denotes that something has happened, means prior to the time mentioned or thought of. Right? Prior to the time से पहले जो टाइम मेंशन है, उस टाइम जब आप बात करें उससे पहले, और थॉट ऑफ आपने सोचा. लाइट द फायर इट इज लाइटेड ऑलरेडी. अगर कोई बोलता है लाइट द फायर और आप बोलते हैं कि इट इज लाइटेड ऑलरेडी, मतलब आपके कहने से पहले हो चुका है, यानी प्रायर टू द टाइम मेंशन. ये जो टाइम मेंशन कर रहा है कि लाइट द फायर अभी करो, तो अभी से पहले हो चुका है. ये समझिए इस बात को. यस और नो को देखिए. मिस्टेक्स आर ऑफन मेड बाय स्टूडेंट्स इन द यूज ऑफ yes or no in answering a question. अब yes और no का आंसर देने में भी बच्चे गलतियां करते हैं. मान लीजिए प्रश्न है इज द स्काई क्लाउडी टुडे. आंसर yes it is और no it is not. कई बच्चे क्या बोलते हैं, अगर उनसे पूछोगे इज द स्काई क्लाउडी टुडे, वो बोलेंगे नो इट इज नॉट क्लाउडी. सही है ये. बट यहां पे देखिए, बट इफ द क्वेश्चन इज पुट इन अ नेगेटिव फॉर्म द आंसर गिवन इज ऑफन एम्बिगियस. राइट? डिड यू नॉट फाइंड हिम एट होम. यहां पे तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था, तो सीधे सीधे आंसर आ गया यस इट इज. है तो हाँ में, नहीं है तो नो इट इज नॉट हो गया. बट अगर उसी क्वेश्चन को नेगेटिव में या उस टाइप के क्वेश्चन को नेगेटिव में पूछते हैं तो गलती वहां शुरू होती है. डिड यू नॉट फाइंड हिम एट होम. क्या वो तुम्हें घर पे नहीं मिला. तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे बोलते हैं नो आई डिड नॉट फाइंड हिम एट होम. गलत है. द आंसर समटाइम गिवन इज यस आई डिड नॉट फाइंड हिम एट अ होम, जबकि ये रॉन्ग है. कुछ बच्चे बोलते हैं यस आई डिड नॉट फाइंड हिम एट होम,
दिस इज रॉन्ग एंड द प्रॉपर आंसर वुड बी यस आई डिड फाइंड हिम एट होम अगर घर पे मिल गया, या नो आई डिड नॉट फाइंड हिम एट होम। क्लियर है? मैंने ऊपर सेंटेंस में आपके फोकस को देखने के लिए कुछ गलत बोला है, ताकि मैं ये देखना चाह रहा था कि आप कितने फोकस और कंसंट्रेटेड होके कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। कंसंट्रेटेड, सॉरी मैंने रॉन्ग वर्ड यूज किया है, कंसंट्रेट होके सुन रहे हैं। अगर आपने उस गलती को पकड़ी है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। राइट, मैं देखना चाहता हूं कि आपका इंटरेस्ट कितना बना हुआ है। आगे आ जाइए। देयर, दिस एडवर्ब यूजुअली signifies in the place, but it frequently stands as the first word in a sentence where it has merely an introductory value and has no significance of place. Clear है? दोबारा पढ़ लीजिए डेफिनेशन। देयर कैसे यूज होता है? दिस एडवर्ब क्या है? देयर एडवर्ब के रूप में जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, signifies in the place, but it frequently stands as the first word in a sentence where it has merely an introductory value. सिर्फ introductory value होता है जब वाक्य में पहले शब्द की तरह इस्तेमाल होता है and has no significance of place. There were 4 persons present. 4 लोग प्रेजेंट थे। कहाँ प्रेजेंट थे नहीं पता। There came a messenger from the king's court. Else should always be followed by bus and never by then. ये गलत टाइप हुआ है, सॉरी फॉर दैट। Else should be always followed by but and never by then. ठीक है, ये करेक्शन हो गई। देखिए, सॉरी टाइपिंग एरर। एंड नेवर बाय देन इट इज नथिंग एल्स बट वैनिटी। देन नहीं आएगा। अब आपके एरर फाइंडिंग वाले एक्सरसाइज में एल्स के साथ देन लगाया होता है। आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर आपको बट का इस्तेमाल करना है, देन का नहीं। ठीक है? Never use seldom or ever, but always say seldom or never, or seldom if ever. अब अगेन जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेपर को कर रहे होंगे तो ये याद रखिएगा कि seldom के साथ और ever नहीं लगता है, नहीं लगाना है। आपको लगाना है seldom और never, या आपको लगाना seldom if ever। ये seldom और never comes late, गलत है। आप लगाएंगे ये seldom, ठीक है, और ever नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? seldom if ever। अगर ever यूज करना चाहेंगे seldom if ever लगेगा सेंटेंस में, या seldom और never लगेगा। ये वाला पार्ट नहीं लगेगा। क्लियर है? अब देखिए never का इस्तेमाल कैसे होता है। The word never is sometimes wrongly used with verbs indicating a special point of time for do not or did not, as I never remember having met her. Instead of using never, how you have to use it? I do not remember ever having met her. Right? अब देखिए quite का। This adverb means perfectly, completely, but it is often wrongly used as equivalent to very. Thus, it is wrong to say bad water is quite unwholesome. Right? दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दिस एडवर्ब मीन्स परफेक्टली। इसका मतलब क्या होता है? परफेक्टली या कंप्लीटली होता है, पर हम लोग
कई बार इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। किस सेंस में करते हैं कि मान लीजिए इक्विवेलेंट टू वेरी लेके, वेरी के बराबर, ठीक है। तो बेड विद वाटर इज क्वाइट अनहोलसम, ऐसे आएगा। अब आगे आ जाइए, आगे देखिए। ये पॉइंट जो है एडवर्ब का बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बना के दिए हैं जिसमें रॉन्ग सेंटेंस है और उसका करेक्ट फॉर्म कैसे होगा ये है। इस सेंटेंस को मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझाता हूँ करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखेंगे। आपने अभी तक जो वीडियो देखा है, जिसका नोट्स बनाए हैं आप लोग, उसको प्लीज़ रिविजिट करिएगा और सेंटेंस के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा, तब जाके आपका एडवर्ब चैप्टर कंप्लीट होगा। ही इज एन ऑलमोस्ट ड्रंकार्ड, रॉन्ग, ही इज ऑलमोस्ट अ ड्रंकार्ड। समझाया था आपको। ही ओनली डाइड अ वीक अगो, ही डाइड ओनली अ वीक अगो, ओनली लगाना समझाया था। ही एक्सप्लेन क्लियरली हिज वर्ड्स, he clearly explained his words। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, हिंट देता रहूंगा, आप उस पॉइंट पे जाके उस चीज को समझिएगा कि ये करेक्ट क्यों है, रॉन्ग क्यों है। ये आपकी ब्रेन के लिए एक्सरसाइज है और ये परमानेंटली आपके माइंड में बैठेगा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। I have read often that book. I have often read that book. He struck severely the ox with his whip. He severely struck the ox with his whip. He will soon return home. He soon will return home. He has almost finished his work. He almost has finished his task or work. Suddenly the rain began to fall. The rain began to fall suddenly. Your teacher is pleased enough with your industry. Your teacher is enough pleased with your industry. He seldom went out before sunset. He went out seldom before sunset. I cannot walk no further today. I cannot walk any farther today. फर्दर और फार्दर के बीच में डिफरेंस भी बताया था, प्लीज कंसल्ट द वीडियो। दैट विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड। दैट विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग एवर डिड। आई फॉरबिड यू नॉट टू एंटर दिस रूम। वीडियो में इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई फॉरबिड यू टू एंटर दिस रूम। आई वॉज नॉट आइडल नीदर, आई वॉज नॉट आइडल इधर। नाइदर नॉर वाला सीन कहीं मिलेगा आपको, प्लीज फाइंड आउट। आई डोंट वॉन्ट नथिंग, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। माई सन्स हेल्थ हैज बीन टू गुड, माई सन्स हेल्थ हैज बीन वेरी गुड। टू का डिफरेंस, वेरी का डिफरेंस, इनफ का डिफरेंस समझाया था, प्लीज कंसल्ट दैट पार्ट। Sugar is too sweet. Sugar is very sweet. टू और वेरी के बीच में भी बताया एडवर्ब के रूप में। 2 years passed since my father died. 2 years have passed since my father died. Since का बताया था, प्लीज वीडियो कंसल्ट करिए। It was a week since the holidays began. It is a week since the holidays began. A month has passed since I am coming here. A month has passed since I came here. I am too happy to see you again. I am very happy to see you again. He writes too neatly and spells too accurately. He writes very neatly and spells very accurately. 2 hours have elapsed since he had fallen asleep.
2 hours have elapsed since you feel asleep. देखिए बड़ी जल्दबाजी में ये वीडियो बनाया है, अगर कहीं पे टाइपिंग एरर हो तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। कोई डाउट रहेगा, क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी हैप्पी इनफ टू गिव अ रिस्पॉन्स टू यू। माई फादर डाइड since last Thursday. My father has been dead since last Thursday. The milk of a cow is too nutritious. The milk of cow is very nutritious. The water of the river is too pure. The water of this river is very pure. The school was closed since yesterday. The school has been closed since yesterday. The roof of this house is too strong. The roof of this house is very strong. Too और very में बताया था, वॉल का एग्जाम्पल देखे प्लीज कंसल्ट। My father has been ill since 3 weeks. My father has been ill for the last 3 weeks. Friends, these are the examples which I have taken it for my video so that you can learn and understand at work nicely, right? ये इस वीडियो के लिए एग्जाम्पल लेके आपको समझाया गया है। इसको देखिए, समझिए। जहाँ समझ में नहीं आता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर किसी को इस नोट्स की PDF भी चाहिए तो मुझे अपना मेल ID डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपसे प्रॉमिस है कि 24 आवर्स टू 48 आवर्स के बीच में मैं आपको PDF इंडिविजुअली मेल कर दूंगा, ताकि इट विल बी अ रेडीमेड नोट्स फॉर यू टू लर्न। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू प्रैक्टिस। रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जो जॉब पाने के लिए आप आज मेहनत कर रहे हैं, बस फोकस्ड होकर लगे रहिए, सच्चे दिल से मेहनत करिए। वो कुर्सी एक दिन आपकी होगी और जरूर होगी। मेहनत का फल मिलता है, हिम्मत मत हारिए। इंग्लिश को हिंदी में समझा रहा हूँ, आप इसका पूरा फायदा उठाइए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई मित्र हैं, दोस्त हैं जो इस चैनल को देखना चाहते हैं या जो ग्रामर को हिंदी में समझना चाहते हैं, उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए और मुझे भी सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।